कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ सरकार और संगठन में फेरबदल को लेकर के चर्चाएं का दौर बहुत तेज हो चुका है। हालांकि 3-4 दिन पहले ही बहुत गर्म तरीके से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज उस चर्चा ने और तो जोरता पकड़ा जब कई घटनाक्रम हुए। और इसके साथ अभी की जो ताज़ा खबर है कि वो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात पिछले आधे घंटे से चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। क्या बात हो रही है इसका अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अहम और गंभीर मसलों पर चर्चा चल रही है। क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा है, क्योंकि अब सरकार के पास मात्र 7 महीने का समय बचा है और बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में जाने के लिए। ऐसे में संगठन और सरकार दोनों को दुरुस्त करना है और यही कारण है कि अब बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलते नजर आ रहे हैं। और दत्तात्रेय होसबोले जो कि सह कार्यवाह थे, वो यहाँ सबसे मुलाकात करके वापस दिल्ली लौट गए हैं। मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। AK शर्मा का यहाँ पर होना एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको यूपी सिर्फ MLC बनने के लिए नहीं भेजा गया है। तो उनका क्या होगा ये अपने आप में बड़ी बात है। कौन संगठन से सरकार में जाएगा, कौन सरकार से संगठन में जाएगा, ये भी काफी दिलचस्प बात है। हालांकि हमारे पास उन नामों की लिस्ट है, फहरिस्त है, जिनका मंत्रिमंडल से हटना तय है, लेकिन हम उन नामों का खुलासा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी मंत्रिमंडल में है और कल उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम उन नामों का खुलासा नहीं करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर संभावनाएं क्या क्या हैं, उन संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में इस चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। पंडित अनिल झा साहब जुड़ चुके हैं। पंडित अनिल झा साहब समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर कराएंगे। सीधा रुख करते हैं शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, क्या चल रहा है, कहाँ कौन सा फेरबदल करा रही हैं आप? कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे 3 मंत्रियों का कोरोना काल में पहला वेव और दूसरे वेव में मिलाकर 3 मंत्रियों की मौत हो गई थी कोरोना संक्रमण की वजह से। उसके बाद से 3 पद खाली चल रहे हैं मंत्रिमंडल में। और ये जो फेरबदल है ये एक आम बात है, चाहे आप किसी भी दशक में देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, इस तरह की फेरबदल अक्सर देखी जाती है। फेरबदल होना है या नहीं होना है आधिकारिक तौर पे तो इस बात का मुझे संज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में ये बातें चल रही है कि फेरबदल होने वाली है, और ये हो सकते हैं क्योंकि 3 पद काफी लंबे समय से खाली चल रहा है। और फेरबदल में जिस तरीके से महोदय हमारे AK शर्मा जी उत्तर प्रदेश में आए। पांडे जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा मैं, आपको खबर से अपडेट कर देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे और ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा तक चली और अभी ये मुलाकात समाप्त हो चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री अब वापस अपने 5KD की ओर रवाना हो रहे हैं। दोनों के बीच मुलाकात का ये लंबा सिलसिला था, करीब 35 से 40 मिनट के बीच मुलाकात हुई है। और क्या चर्चा हुई है इसका अभी विवरण तो नहीं आया है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो सकता है चर्चा हुई हो, या जिस तरह से और घटनाक्रम चल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल ने उनसे नोटिस देकर के जवाब मांगा था सतीश द्विवेदी जी से, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उसको लेकर के क्या चर्चा हुई, क्योंकि क्या उनका जवाब आया है। तो ये तमाम चीजें हैं
वो उस पर जरूर डिस्कशन हुआ होगा। सरकार को लेकर तो जरूर डिस्कशन हुआ, क्योंकि जो भी करना है राज्यपाल की सहमति से करना है। संगठन में क्या होना है शायद दूसरे डिस्कशन नहीं हुआ होगा, लेकिन सरकार को लेकर के मंत्रणा जरूर हुई होगी। वापस अपने खबर पर आते हैं। आप विजुअल देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, ये ताज़ा विजुअल है जो आप देख रहे हैं कि अब योगी जी वहां से निकल रहे हैं, राजभवन से निकल रहे हैं। दोनों के बीच में जो मीटिंग का दौर था वो अब समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ साथ में अब ये भी चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि आखिर कब होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल चूंकि कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा। मंथन हो चुका है कैसे क्या किया जाना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन होना तय है और कुछ बड़ा होना तय है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। समय बहुत कम बचा है। बड़ी बात यह है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को बड़े चुनाव से सामना करना पड़ेगा। 6 राज्यों का चुनाव है जहां पर, बल्कि हम ये कहें 7 राज्यों का चुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मुकाबला करना होगा, और इसमें एक राज्य ऐसा है जो सिर्फ कांग्रेस के पास में है। बाकी के 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचानी है और 7वां स्टेट यानी कि पंजाब को जीतना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी कि वो कैसे इसको कर पाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सर्वे किया है, सी वोटर्स ने सर्वे किया है, और प्रधानमंत्री और की जो लोकप्रियता है उनकी उसमें काफी कमी दिखाई है। पहले 63% लोकप्रियता थी, जो घट के 38% पर आ गई है। ये मैं सी वोटर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने जो सर्वे किया है उसका तो और भी खराब आंकड़ा आया है कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 68% जो था वो घट के 33% पर आ गया है। उनकी लोकप्रियता 33% पर आ गई है। तो ये भी सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। और अमित शाह जी की भी जो लोकप्रियता है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी तमाम दुश्वारियों से जूझ रही है। जैसे कि हम बात करें कोरोना काल में, दवाइयों की बात करें, बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हालांकि ये बहुत बड़ी महामारी थी, इससे निपटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी इन दुश्वारियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। जी शबनम पांडे जी। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी, जैसा कि आपने बताया, राज्यपाल महोदय से अपनी मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल जी को एक पुस्तक भी भेंट किया जिसका नाम श्री विष्णु और उनके अवतार हैं। और 50 मिनट की उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उन्होंने निश्चित तौर पे कोरोना से के संक्रमण में क्या व्यवस्था रही, और जो उन्होंने दौरे किए हैं विभिन्न जिलों के, उस दौरे की भी चर्चा जरूर की होगी। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, और जो चर्चा आजकल मीडिया में बहुत गरमाया हुआ है, तो ये कोई बहुत अलग सी बात नहीं है। हमेशा संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में एक अच्छी व्यवस्था को किस नेता की कहाँ जरूरत है, सबसे ज्यादा उसको देखते हुए किया जाता है, और किस नेता के सरकार में रहने की जरूरत है जिससे कि जनता की समस्याओं का हल और सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले। ये एक आम सी बात है। पर जब से हमारे पूर्व आईएएस AK शर्मा जी उत्तर प्रदेश MLC बनकर आए हैं, तब से ये चर्चा कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। और अगर देखा जाए तो पूर्व आईएएस AK शर्मा जी को जितना ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, उतना ही उन्हें राजनीति का भी अनुभव है, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल में उनके साथ काम करते रहे हैं। और जो अधिकारी लंबे समय तक किसी नेता के साथ काम करता, तो उसे राजनीतिक भी अनुभव बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। और इस कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल में काम किया, बनारस में कमान संभाला, उसकी तारीफ पूर्वांचल के हर कोई सोशल मीडिया पे करते आजकल दिख रहे हैं।
कि किस तरीके से पूर्वांचल में उन्होंने कमान संभाला और बहुत बेहतरी से किया। तो इन सब चीजों, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखकर ये जी चर्चा गरमाया हुआ है। जी पर हकीकत में क्या है, इसको आधिकारिक तौर पे मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ नहीं मालूम। ठीक है सपना पांडे। अनिल झा साहब, क्या सोचते हैं आप, क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से पूरा सरकार से लेकर के संगठन में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है? प्रदीप जी, बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। अगर चर्चा शुरू हुई है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आपको ले चलेंगे 2017 में, जब प्रदेश की बागडोर जो है भारतीय जनता पार्टी की केशव प्रसाद मौर्य जी को सौंपा गया था, और ये कह के अमित शाह जी लाए थे कि अगर प्रदेश में सरकार बनने की स्थिति आती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसा कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में कहा था उन्होंने। भाजपा बम्पर सीट लेके आती है और फिर जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, जिन चीजों पे चुनाव में जीत के इतनी जो पब्लिक ने, जनता ने इतना वोट दिया, सीटें दी, वो मुद्दा कहीं दूर हो जाती है और फिर एक हिंदुत्व के चेहरे को बीच में लाया जाता है और हिंदुत्व को बिल्डअप किया जाता है। वहीं से दरार आई सरकार में। आपने जाति को, वोट को मैनेज करने के लिए दो डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन ये सारा प्रदेश जो है पिछले 4.5 साल से, 4.25 साल से ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से चल रहा है। जितने भी जो भी इनके अधिकारी हैं, इनके इर्द गिर्द, वो जो कहते हैं योगी जी से उतना ही काम होता है। ना किसी विधायक की सुनी जाती है, न किसी सांसद की सुनी जाती है, न किसी मंत्री की सुनी जाती है। यहाँ तक खबर है कि कम से कम 150 से 250 विधायक और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उसमें 3-4 को छोड़ के सारे कैबिनेट मंत्री इंटरनली योगी जी से नाराज हैं। किस बात के लिए नाराज हैं वो बेहतर जानते होंगे। अब इसके बीच में कोरोना की महामारी आई, प्रदेश ने सरकार ने प्रदेश में किस स्तर पे काम किया, कितनी मौतें हुई, आज तक जो है मौत को छिपाया जा रहा है, ये सारी कुव्यवस्थाएं सबके सामने रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि 2024 में 2022 की चिंता नहीं है प्रधानमंत्री जी को 2024 की चिंता है। जिस उत्तर प्रदेश ने 72 और 63 सीटें दी 80 में से, अगर वहां पे कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी को लगता है कि शायद 2024 में जो नाव है वो कठिन, डगर जो है बहुत कठिन होगा। ये सब पूरा ब्रांडिंग की जा रही है और उसमें बलि का बकरा कोई ना कोई बनेगा ही। केशव प्रसाद मौर्य को किस मुंह से वो फिर प्रदेश की कमान सौंपेंगे और केशव प्रसाद मौर्य क्या जाएंगे फिर से चुनाव प्रदेश अध्यक्ष की कमान लेके और फिर से क्या उतनी ही बम्पर जीत दिला पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, एक भविष्य के गर्त में सवाल है। बहरहाल जो अभी हमारी बहन ने कहा कि जो शर्मा जी आए, कि शर्मा जी पूर्व IAS जो रहे, जिनको पहले नौकरी से पहले उनको रिटायरमेंट करके MLC बनाया गया है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। वो जब तक ब्यूरोक्रेट्स में रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जितने भी लोग ब्यूरोक्रेट्स में नौकरी किए हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे जो कर रहे हैं, वो सब के सब समय समाप्त हो गया। एक मिनट दूंगा, वो सब के सब पॉलिटिकल रूप से कायल है। वो मोदी जी के सारे पे पॉलिटिकली काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स में बैठ के, और उसके लिए शर्मा जी को लाया गया है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि उसका कहीं ना कहीं कुछ जो है चीजें निकल के आएंगी, और ये महीना तो नहीं लेकिन जून के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और शायद शर्मा जी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है सपना पांडे जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी है, सुची विश्वास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है और प्रवक्ता भी हैं। विनय पटेल जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हाँ विनय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा देख रहे हैं फिर बदल, क्यों, क्या जरूरी है? प्रदीप जी देखिए, मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। नए जुमा नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए आंसू निकाल लेता है, गमों पर उसके कभी एतबार मत करना यारों, वो प्याज काट के भी आंसू निकाल लेता है। तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जो मंत्रिमंडल के साथ छेड़खानी कर रही है, उसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन बैठी हुई है, उनसे मेरा एक सवाल ये था कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार है या छटनी है। और ये बात कर रहे हैं कि अरविंद शर्मा जी, जिन्हें गुजरात में राजनीतिक समझ है, गुजरात का अनुभव है, वो लेके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो और 2-3 महीने से कोरोना काल में वो काम भी कर रहे हैं पूर्वांचल में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्वांचल में काम कर रहे हैं उसी काम का नतीजा है क्या कि प्रयागराज में आज घाटों पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं है, रोज लोग अपने
परिवार के शव को वहां पे ले जाके दफना दे रहे हैं। मऊ में लकड़ियां नहीं है, ले जाके लोग दफना दे रहे हैं। बलिया में लकड़ियां नहीं है, लोग ले जाके दफना दे रहे हैं। उन्नाव में लकड़ियां नहीं है, लोग ले जाके दफना दे रहे हैं। विनय पटेल जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम आज कोरोना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो संगठन और सरकार में बदलाव। जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल के नाकामियों को छुपाने के लिए एक नया जुमला लेके आ रही है लोगों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच। लेकिन जनता के बीच जो इफेक्ट है, जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी और आदित्य योगी नाथ के सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इन्होंने आंकड़े चाहे जो दे दिए हो कि हमारे सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं इतने 100 टन खरीदा गया, धान इतने 1000 टन खरीदा गया, लेकिन वो जमीनी हकीकत है। पटेल जी, आपकी बात हो गई, आपका समय समाप्त हो गया। बेरोजगारों का मुद्दा है, बेरोजगारों के मुद्दे में वो सारी समस्याएं हैं, लेकिन अभी क्यों हो रहे थे बदल, हम इस पर चर्चा करें। विनय जी, ठीक है, बात हो गई। अरे इतना समय थोड़ी नहीं भाई, ये भाई अभिनय पटेल जी, राजनीतिक मंच ने आपको 40 सेकंड का समय दिया था, बल्कि बोलते बोलते आपने 1.5-2 मिनट का समय लगा दिया। दोबारा से आपके पास आएंगे। सुचि विश्वास जी, बड़ा कठिन डगर है आपके लिए भी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी, भाजपा के लिए भी ये डगर आसान नहीं है। क्या लगता है कि अपनी चीजों को दुरुस्त करने के लिए, कील कांटे ठीक करने के लिए सब किया जा रहा है? नमस्ते प्रदीप जी, आशा है आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकती हैं आप। हाँ, देखिए, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। वो बात जीडीपी की हो, रोजगार की हो, या फिर वो पैंडेमिक की हैंडलिंग हो। जो लैक ऑफ लीडरशिप पूरे प्रदेश और देश में विजिबल है, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ, जो कि डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता को आधार बनाते हैं और टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये माइंड प्लान है कि लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। और जो लोग झेल रहे हैं, जो धरातल पर देख रहे हैं, चाहे वो पीपी किट्स हो, वैक्सीन हो, कोरोना वॉरियर्स की डेथ हो, टेस्ट हो, या फिर ये लाशें जल प्रवाहित हो रही हैं, या जो चिताएं टोकन लगाकर लोग दाह कर रहे हैं, तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो धरातल पर है, उससे ध्यान को शिफ्ट करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैं समझती हूँ कि ये संघ का एक ऐसा प्लान है जो किसी भी तरह फुलफिल नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने जो त्रासदी विगत 4 वर्षों में उठाई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। अगर आप ताजा तरीन उदाहरण, मैं नहीं जाऊंगी डिफेंस एक्सपो, इन्वेस्टर समिट, बेरोजगारी के आंकड़े, शिक्षा मंत्री, बीएड पीटी धारक अभ्यर्थी, बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगी कि सिर्फ पैंडेमिक हैंडलिंग की अगर हम बात करें, तो इतने बड़े मंचों से वो लगातार झूठ बोलते हैं। अपनी छवि को लेकर वो जितना कॉन्शियस रहते हैं, जो उनका हेडलाइन मैनेजमेंट, डेटा मैनिपुलेशन, मीडिया मैनेजमेंट, या फिर उनका वो टीम 11 जो फर्जी टाइप की मीटिंग्स करती रही और उसमें एक भी महामारी विशेषज्ञ नहीं था। तो उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ चुके हैं कि कील कांटे दुरुस्त करने का समय जा चुका है। अब कोई आगे और प्रपोजल या कोई डैमेज कंट्रोल या कट कॉपी पेस्ट या हिंदुत्व का एजेंडा या ये फॉसिज्म, अब ये सब काम नहीं आएगा। अब लोग बहुत परेशान हैं और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक है शबनम जी, हमारे पास एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। धन्यवाद सर आपका। और आपने सारे लोगों को सुना, हम चर्चा कर रहे हैं यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन में फेरबदल की चर्चाएं बहुत जोर पर हैं। आपको क्यों लग रहा है कि क्यों ये जरूरी है? जैसा सुची जी कह रही हैं, ये सिर्फ ध्यान बटाने का एक काम है, या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नहीं, यही वो समय है कि जब हमें अपने कील कांटे दुरुस्त करने चाहिए? देखिए प्रदीप जी, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, क्योंकि अभी लगभग 1 साल से भी कम समय रह गया है, तो राजनीतिक दल कोई भी हो वो अपनी रणनीति पे काम करता है। और कई लोग संगठन में और सरकार में ऐसे होते हैं जिनको वो लोग मौका देना चाहते हैं। कुछ लोगों की नाराजगी दूर करनी होती है, कुछ रणनीति अलग से तैयार करनी होती है। और इसके साथ साथ कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे हाल ही में एक कश्यप जी थे, वो एक्सपायर कर गए। तो कई चीजें हैं जिनको फुलफिल करने के लिए सरकार अपनी प्लानिंग करती है और जनता के बीच में जाने की तैयारी करती है। कुछ लोग दागी होते हैं जिनका एक मैसेज मीडिया के माध्यम से या उनके कामों के माध्यम से जनता के बीच में चला जाता है, उनको भी सरकार हटाकर एक मैसेज देना चाहती है
कि हम लोग साफ छवि के लोगों को मौका दे रहे हैं। जो लोग काम करेंगे वो सरकार के साथ चलेंगे, जो काम नहीं करेंगे उनको सरकार हटाएगी, एक्शन लेगी। तो कई चीजें होती हैं इन चीजों के पीछे, खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी मैडम बोल रही थी, ये भी हम नहीं कह सकते कि सरकार के सामने प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार के सामने प्रॉब्लम है, और आज की तारीख में जिस तरीके से कोरोना ने प्रॉब्लम खड़ी की है वो कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी चुनाव हारते देखा इस कोरोना की वजह से। तो ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति परेशान है, हर घर परेशान है। और आप न केवल उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश की बात कीजिए, हर जगह समस्या विकट है। आपकी बात आऊंगा जी, ठीक है चौधरी जी। शबनम पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रख लीजिए। अच्छा हुआ प्रदीप जी कि आपने सभी का वक्तव्य सुनाया, और विपक्षियों का वक्तव्य पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था काजी जी दुबले क्यों हुए शहर के अंदेशा से। वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कोई या उसकी सरकार से। पर जब अगर उन्हें आत्मलोकन करने कहा जाए, चाहे आप पार्टी के प्यास से आंसू बहा के केजरीवाल जी जिस तरीके से कोरोना के समय हर वक्त रोते दिखते हैं, व्यवस्था के बजाय रोना दिखाते हैं, कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, तो उस लीडरशिप की कमी का रोना जो है वो हमारे पे थोपते दिखती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। और सपा के प्रवक्ता के पास तो बस केवल रोना ही रोना था, क्योंकि गोरखपुर में लोग कंधों पे अपने लाश लेके टहल रहे हैं। विनय पटेल जी रुकिए, सवाल पूछने दीजिए। विनय पटेल जी, विनय जी आपको पूरा मौका दूंगा, पहले कुछ सवाल पूछ ले। शबनम पांडे जी, आप कह रहे हैं कि काजी जी दुबले हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी उसी का सहारा ले रही हैं। आप सपा की कमियां गिना रही हैं, आपकी कमियां गिना रही हैं, कांग्रेस की कमियां गिना रही हैं, अपनी कमियां नहीं बता रही। नहीं, देखिए, मैंने तो साफ तौर पे इस बात को अपने वक्तव्य में कहा कि जो फेरबदल होना या विस्तार होना ये एक आम सी बात है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का। नहीं, ये आम सी बात नहीं है शबनम पांडे जी, आम सी बात नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव हुए, वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, और उसके बाद ट्रंप चुनाव हारे, जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे थे, तो चीजें आसान नहीं है। देखिए, चीजें, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कभी भी आसान नहीं समझती है, एक चुनौती समझती है और उसकी तैयारी करती है। लेकिन बात जहां सरकार की है, जहां 3 ऐसे हमारे मंत्री इस कोरोना काल में आपके पास जी, तो जगह खाली थी। ये विस्तार लंबे समय से जगह खाली है, ठीक है, जगह तो आज से नहीं खाली है, 3 खाली जगह नहीं है। आज 2019 में फेरबदल हुआ था, तब भी 4 सीटें खाली थी जी, और आज तो बढ़कर के 7 हो गई हैं। निश्चित तौर पे 7 सीटें हैं, तो ये खाली सीटें हैं, उनको भरने की भी बात हो सकती है। और जब सरकार हर 1-2 साल पे अपना रिव्यू करती है। शबनम पांडे जी, आप ये 7 सीट भरी जाएंगी और चुनाव के मात्र 7 महीने बचे हैं। ऐसे में ये मंत्री अपना विभाग का दायित्व कब समझेंगे और कब उस पर काम करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मंत्री आए और वो नहीं समझ सकेंगे और कब काम करेंगे, क्योंकि काम कंटिन्यूटी में चलता है, सतत विकास कार्य सतत चलता रहता है। जो भी मंत्री आएंगे वो जो आगे मंत्रियों ने काम किया होगा उसको विस्तार देंगे, और वो सतत प्रक्रिया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जिनकी जरूरत संगठन में होगी उन्हें संगठन में रखा जाएगा, और जिनकी जरूरत। शबनम पांडे जी, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, क्या वो आसानी से मान जाएंगे कि वो संगठन में पद संभाल लें, प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लें? फिर स्वतंत्र देव सिंह का क्या होगा? देखिए, अभी तक माननीय केशव मौर्य जी को संगठन में बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी हम लोगों को सूचना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आपने देखा कि माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो आज अध्यक्ष हैं, वो पहले परिवहन मंत्री हुआ करते थे, और जब उन्हें संगठन का कार्यभार सौंपा गया, इसी का परिणाम है शबनम पांडे जी, यही कारण है कि स्वतंत्र देव जी नाराज थे, वो नहीं चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बनना, वो मंत्री पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो मन लगाकर काम नहीं कर पाए, और आज पार्टी की ये हालत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ पार्टी का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि तमाम ऐसे लोगों को संगठन में भी बुलाया जाता है। अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं करती है, यही खूबसूरती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की भी काम करते हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जनता का काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी
को स्वार्थ से राजनीति में आना है, एक अगर सवाल और स्वार्थ पूछूंगा, एक सवाल और सिद्धि के लिए, पूछूंगा तो वो आपसे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता। एक सवाल और पूछूंगा फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। प्रधानमंत्री जी की जो छवि है उसको काफी धक्का लगा है। मैंने आपको बताया कि 33% पर आ गिरी है, और ये मेरा सर्वे नहीं है, ये इंटरनेशनल सर्वे है। देखिए, इंटरनेशनल सर्वे हो या हमारा नेशनल सर्वे हो, जरूरी नहीं कि उस सर्वे की रिपोर्ट सही हो, क्योंकि इस तरह के तमाम सर्वे निकलते रहते हैं और उनके आंकड़े को जुटलाया जा चुका है, कई चाहे चुनाव हो या तमाम अन्य इसमें। तो इस सर्वे को हम सही नहीं मानते, क्योंकि आज भी भारत को मौका दूंगा जी। ठीक है की सपना पांडे जी, जनता ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि विपक्ष की सुनेंगे और विपक्ष को पूरा मौका देंगे कि वो सवाल पूछे सत्ता पक्ष से। लेकिन विपक्ष के लिए भी सवाल ये है कि वो कितना तैयार है। कांग्रेस, प्रियंका गांधी को मौका मिला, लेकिन अभी वो बात नहीं बन पाई जितनी की उनसे उम्मीद थी। बात समाजवादी पार्टी की करें तो ठीक बात है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया पंचायत चुनाव में, लेकिन क्या ये प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे 2022 में, ये बड़ी बात है। और आप क्या करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधा रुक करेंगे सुची विश्वास जी का। अनिल झा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। सुची जी, सवाल ये उठता है कि अगले साल यानी कि 2022 में 7 राज्यों के चुनाव है, जिसमें एक राज्य सिर्फ आपके पास में यानी कि कांग्रेस के पास में है, पंजाब। बाकी के 6 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास में है। उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए भी कम चुनौती नहीं है। कैसे पार पाएंगे इन चुनौतियों से? बिल्कुल, मैं बीजेपी वक्ता के 3 बिंदुओं को जरूर एड्रेस करना चाहूंगी। उन्होंने कहा बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है। तो शरद त्रिपाठी का जूता कांड याद होगा, विधायक जी को गिन के 7 दिए थे। आगे चिन्मयानंद सेंगर और तत्कालीन। फिर दूसरा उन्होंने केशव मौर्य जी को कहा अगर ऐन मौके सीने में दर्द होगी तो लोहिया में एडमिट हो जाएंगे। बाकी अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं है, अन्य दलों से ऐन मौके पर आयात कर लेंगे, नहीं तो फिर खरीद फरोख्त कर लेंगे। इतना पैसा है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से, चाहे पार्टी फंड से, पीएम केयर से, सीएम केयर से और दुनिया भर से, कि वो दे कैन मूव माउंटेन्स। तीसरा उन्होंने कहा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक सवाल क्वेश्चन ये आवश्यक है, मैं आपकी बात से जुड़ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, भारत के जनमानस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए तो बंगाल में ये हालात किए कि शाम को मास्क है जरूरी और सुबह आसनसोल में भारी भीड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी के मुताबिक कांग्रेस की विचारधारा नहीं है।
हम आज भी अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे देश में लोगों की मदद कर रहे हैं और 70 वर्षों में हमारा उद्देश्य देश की सेवा रहा है। आने वाले चुनावों में भी हम अपनी विचारधारा को केंद्रित करते हुए अपनी सेवा के माध्यम से, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल ये उठता है सूची जी, सवाल ये उठता है कि अभी आप पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं। वेस्ट बंगाल में आपने चुनाव करीब करीब वॉकओवर दे दिया ममता बनर्जी को, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से वॉकओवर देंगी समाजवादी पार्टी को? क्योंकि आपका जो ध्येय है वो चुनाव जीतना कम, भारतीय जनता पार्टी को हराना ज्यादा है क्या? देखिए, देश नहीं हारना चाहिए, जीत और हार जीवन का हिस्सा है जी। हर मनुष्य के जीवन में होती है, हर संगठन के हिस्से में होती है। हमने 70 वर्ष में क्या बनाया और 7 वर्ष में क्या बिका, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन हम पूरे विवेक से, पूरी निष्ठा से, जनता को आधार बनाते हुए, जनता के मुद्दों को आधार बनाते हुए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, महामारी और दुनिया देश के हालात को देखते हुए अपने विचारों को लेकर जनमानस के बीच जरूर जाएंगे और एक रूपता से। और हमें यकीन है कि अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में देश भी इस बात को समझेगा। जो 14 में नकली सपने, झूठे वादे देकर, जो 19 में फर्जी बातें कर ऐतिहासिक बेरोजगारी, ऐतिहासिक नोटबंदी, ऐतिहासिक बर्बादी, ऐतिहासिक संसाधनों की बिक्री लेकर आए हैं, तो निश्चय ही बदलाव की ओर देश अग्रसर होगा। और विश्वास जी, आपकी बात पूरी हो गई। आप चाहें तो अपना सवाल शबनम पांडे जी से पूछ सकते हैं। मेरी बात पूर्ण हो गई, धन्यवाद। अनिल झा जी, आप अपने सवाल शबनम जी से पूछ सकते हैं। जी, उससे पहले मैं थोड़ा छोटा सा एक हमारे वरिष्ठ विश्लेषक महोदय है, उन्होंने कहा कि हर पार्टी में समय समय पे कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं, और दूसरा उन्होंने ट्रंप का उदाहरण दिया था। मैं छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हर पार्टी में समय समय पर कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं, बट वो समय कैसा होता है ये जो है बहुत बड़ा विषय होता है। आज जिस प्रकार का समय है, उस समय पे ये मैं मानता हूं कि ऐसा कोई भी दल, अगर मेरी पार्टी भी सत्ता में होती, तो शायद हम पार्टी का संगठन और सरकार में फेरबदल के बदले हम जनता के बीच में जो नहीं कर पाए अभी तक उसको दुरुस्त करते हैं, और तीसरी लहर जो आने वाली है लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, योगी जी 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं 28 दिन में। प्रदीप जी 18 मंडल नहीं, वो 38 जिले की दौरा कर लें, उससे होना क्या? 75 जिले की दौरा कर लें, होना क्या है? मुख्यमंत्री जाता है तो उसका असर पड़ता है। अनिल झा जी, आपने देखा, देखिए क्या मालूम कि मुख्यमंत्री का दौरा क्या होता है? बहन जी मैंने प्रदीप जी, आप इनको चुप करिए, मैंने इनके टाइम पे नहीं बोला। सवाल पूछिए, दीजिए, जवाब दीजिए उसका। जी हाँ, मैं जवाब देता हूँ। विनय पटेल जी, आपको पूरा मौका दूंगा इसके बाद। मैं जवाब दे रहा हूँ उससे आपकी इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। पहले एक छोटा सा रह गया मेरे विश्लेषक महोदय का जवाब, वो भी दे रहा हूँ। तो समय होता है, आज वो समय नहीं है जो कोई पार्टी कील काटे दुरुस्त करे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ट्रंप भी हार गए थे कोरोना में। देखिए, ट्रंप हार गए थे अपनी करतूत से, और मोदी जी में और ट्रंप में बहुत बड़ी समानता है। सिर्फ एक अंतर है कि ट्रंप ने 3 या 2 शादियां करी है, अब मोदी जी शादी करके छोड़ दिए हैं। मैं आता हूं जरा अपनी बहन, उन्होंने कहा कि बीजेपी से सब लोग परेशान है। बहन, बीजेपी से कोई परेशान नहीं है। बीजेपी से अगर परेशान है तो बीजेपी खुद परेशान है बीजेपी से, और इस प्रदेश और देश की जनता परेशान है। अब आता हूं मैं प्रदीप जी आपके जवाब देता हूं, आपका जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री, आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी दौरा पे दौरा कर रहे हैं। आप प्रदीप जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं कई चैनल पे सुन चुका हूं और मैंने बात करी है, देख कि आप 2 घंटे में हवाई जहाज से उड़ के जाइए हेलीकॉप्टर से, और वहां पे आपको भगवा तौलिया टेबल पे सजा हो, मिनरल वाटर पर आओ, बगल में एसी लगाओ, और अपने वही 4 डॉक्टर या 4 ब्यूरोक्रेट्स आपको जो बता रहे हैं सुन के आप फिर उड़ लीजिए वहां से। इससे क्या भला हो रहा है प्रदेश का, जरा मुझे आप ही बता दीजिए। तो फिर अनिल झा जी, तब सवाल ये उठता है, फिर अखिलेश यादव जी दौरा बेकार करते थे। अखिलेश यादव जी जब दौरा करते थे तो अखिलेश यादव जी ब्यूरोक्रेट्स के बताए हुए गांव या शहर या दफ्तर में नहीं जाते थे। ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश यादव जब जाते थे अनिल, सवाल सुनिए, आपको शायद अंदाजा नहीं, आप तो वरिष्ठ हैं बहुत, लेकिन आपको अंदाजा होगा, आप कह नहीं रहे। पूरे 5 के 5 साल वो ब्यूरोक्रेट के बताए हुए रास्ते पर चले थे। देखिए, अब आप मेरी बात, अगर आप उतना समय दें तो मैं आपको, देखिए पूरा 5 साल क्या रहा है आपको ही मालूम। करना चाहिए, सुन लीजिए। हाँ, शबनम पांडे जी,
देखिए प्रदीप जी, इनका हताशा इसी से दिख रहा है कि ये पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए। कितनी शादी किया ट्रम्प ने, और समानता बताई मैंने समानता बताई, यादव जी हो या और लोग, मैंने समानता बताई है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बताए ना, उनके पास पारिवारिक झगड़ा और पारिवारिक शादी ब्याह से ज्यादा चर्चा करने के लिए। अरे सत्ता में बहन जी सत्ता में आप बैठी हो, सत्ता में आप बैठी हो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारे नेता को क्या करना है, हमारी पार्टी को क्या करना है, सबको पता है। आप बेहतर होगा कि आप अपने पार्टी के बारे में बात करें। आज यहाँ पे डिबेट आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के बारे में हो रही है, न कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के बारे में हो रही है। आप अलग से एक चर्चा रख लीजिएगा प्रदीप जी, आप अलग से अखिलेश यादव जी पे और समाजवादी पार्टी पे चर्चा रख लीजिएगा। अभी फिलहाल बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा हो रही है, उस पर बहन जी हमारी जवाब दें, उस पर बहन जी हमारे जवाब दें, उस पर बहन जी हमारे जवाब दें, उस पर जहाँ बहन जी जवाब दें कि योगी जी रहेंगे या जाएंगे, योगी जी रहेंगे या जाएंगे, केशव मौर्य रहेंगे या जाएंगे, केशव मौर्य रहेंगे या जाएंगे, योगी जी रहेंगे या जाएंगे, इस पे जवाब दीजिए। आज डिबेट इस बात पे है, मैं भी इधर की बात कर सकता हूँ। इसकी चिंता आपको करने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, इसकी चिंता प्रदेश की पार्टी बहुत ही अनुशासित बहन जी, इसकी चिंता प्रदेश की जनता कर चुकी है और 2022 में आपको भगा दिया जाएगा यहाँ से। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। ये तो बड़ी बात है, आप लोग लगातार 3 चुनाव से भाग रहे हैं, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है विनय पटेल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं शबनम जी से। शबनम जी सवाल का जवाब कहाँ देंगे, वो तो सीधे जो है। अगर जी विनय जी, देखिए शबनम जी ने पहली जो एक बात कही, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। शबनम जी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रोते रहते हैं। तो प्रदीप जी आपको भी पता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। ऐसे में अगर हमें रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, प्रधानमंत्री जी के पांव पकड़ना होगा दिल्ली के लोगों के हित में, तो हम जाके पकड़ेंगे। उसमें हमें कोई भी शर्म और कोई भी संकोच नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, पहली बात तो मेरा एक सवाल था, जिस सवाल का जवाब मैं अभी बात में चाहूंगा शबनम जी से, कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार है या छटनी है, नंबर 1 सवाल। और नंबर 2 सवाल जो अरविंद शर्मा जी के बारे में शबनम जी ने कहा, तो एक मतलब आप भी जानते हैं कि आज के 2-3 महीने पहले 200 विधायक विधानसभा के सामने धरने पे बैठे थे। उनकी मैं आपकी बात कह रहा हूँ, सवाल सुनिए, एक सवाल पूछिए, दूसरा जवाब लीजिए। प्रदीप जी मैं आपकी बात कह रहा हूँ, एक में मुझे आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने। ऐसे लगातार बोलना नहीं होता, सवाल जवाब होता। सुनिए, आपने कहा कि छटनी है या एक्सपेंशन है। छटनी भी अगर है, कोई सही काम नहीं कर रहा है तो उसको छटनी करने में गुरेज क्या है? सही काम नहीं कर रहा है तो दूसरे अच्छे व्यक्ति को लाया जाना चाहिए। शबनम पांडे जी जवाब दीजिए भाई जी। देखिए ये अपना अपना नजरिया है। अगर ग्लास में आधा पानी है तो कोई कहता है कि बस बिल्कुल मोदी जी वाली भाषण देंगे। उसी तरीके से अगर किसी मंत्री को संगठन में लाया जाता और किसी संगठन, अरे एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा गया, उसको क्या निकाल रही है पार्टी से और सरकार से कि नहीं? इतनी हिम्मत है योगी जी में कि वो भी मोदी जी से पूछ के करेंगे? क्योंकि हर किसी एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा गया है अपने भाई को नौकरी देने में और 4 साल में भ्रष्टाचार में, क्या उसको निकालेंगे? क्या योगी जी के पास हिम्मत है निकालने की? मंत्री जी से हटाएंगे या वो भी मोदी जी से पूछेंगे? सतीश द्विवेदी जी इस्तीफा कब दे रहे हैं आप हमें बताइए। उसको हटाएंगे मंत्रिमंडल से, हिम्मत योगी जी में, या ये भी मोदी जी से अमित शाह से पूछ के करेंगे? कहा ना प्रदीप जी, कहानी नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। कहानी नहीं, यहाँ पे कहानी सुनने नहीं आती आपका, सवाल का जवाब दीजिए। आपने थोड़ा शब्दों को संयम से बात करें जी। उनके अंदर आता है, लेकिन रोज रोना रोते हैं। मुख्यमंत्री बनने का शौक है पर काम करने का शौक नहीं है, क्योंकि केवल रोज प्याज काट के आंसू बहाना मुझे लगता है आप पार्टी की जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है शबनम पांडे जी, ठीक है। संदीप चौधरी जी के पास चलते हैं। संदीप चौधरी जी, आपको क्या क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो सकता है? क्या जो पहले नियम बनाए गए थे जब 2019 में अब एक्सपेंशन किया गया था मंत्रिमंडल का, 3 मंत्री हटाए गए थे, बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर भी हटाई गई थी अनुपमा जायसवाल। अब आप 2021 में क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है?
देखिए प्रदीप जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो बोल रही थी, आपने भी उनके ऊपर सवाल दागा था कि कांग्रेस का क्या रोल रहेगा। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल आएगी अपने नेताओं को संभाल के रखना, जो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। जैसे आप संदीप चौधरी जी, हम कांग्रेस की जगह अगर भाजपा पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं भाजपा पे आ रहा हूँ भाई साहब, मैं भाजपा पे आ रहा हूँ। आपने उनसे पूछा था कि कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, आप वो सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया जी। ये बताइए क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाओं की अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो कई नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे मंत्रिमंडल में, और एक नई ऊर्जा के साथ युवा को भी लेके आएंगे, पिछड़ों को भी मौका देंगे, चीजों को बैलेंस करने की सरकार कोशिश करेगी। और जिस तरीके से ठीक इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी स्टेट में देख ले, जहां भी उनकी सरकार रहती है या सरकार नहीं भी रहती है, वो संगठन में कुछ नई जिम्मेदारियां देते हैं, नई टीम तैयार करते हैं। वो नीचे लेवल से, बूथ लेवल से लेकर के मंडल लेवल पे, उसके बाद जिला लेवल पे। संदीप चौधरी जी, अपनी तैयारी, पिछली बार जो एक्सपेंशन हुआ था, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें राजेश अग्रवाल जी जो वित्त मंत्री थे, उनको ये कह के बाहर कर दिया गया था कि 75 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या ये क्राइटेरिया इस बार भी चलेगा? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं, राजनीति में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। टारगेट कुछ और होता है, मीडिया के सामने बात कुछ और कही जाती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज थी जिसको इस तरीके से नहीं बताया जा सकता था। रीजन राजनीति में बहुत सारे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट रीजन क्या है, मीडिया के सामने क्या बोलना है, उस तरीके से लोगों को साइड किया जाता है और उसी तरीके से लोगों को अंदर लाया जाता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कोरोना की एक प्रॉब्लम है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में और दुनिया में, और क्या क्या क्राइटेरिया होगा? छोड़िए कोरोना की, छोड़िए भाई, कोरोना पर बहुत संदीप जी, और क्या क्या क्राइटेरिया होगा? क्या जो लोग बदनाम हुए उनको भी बाहर किया जाएगा मंत्रिमंडल से? बिल्कुल, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 7 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करने की बात की जा रही है, हालांकि वो लिस्ट खोलने नहीं जा रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, जो भी ऐसे दागी चेहरे हैं जो सरकार का नाम खराब करते हैं या संगठन का नाम खराब करते हैं, जरूर उनको, मुझे लगता है योगी सरकार जो कि अपनी एक साफ सुथरी इमेज लेकर के चली है, योगी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, योगी सरकार पे दंगे करवाने के, हिंदू मुस्लिम करवाने के आरोप नहीं लगे हैं, कहीं कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कहीं कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से सड़कें बनाई गई है, डेवलपमेंट के लिए कोशिशें बहुत की गई है, लेकिन कोरोना पीरियड में चीजें दिखाई नहीं देती है। एक सवाल और आपसे समझना चाहूंगा संदीप जी, पिछली बार पिछड़ों ने भरपूर मदद किया था, भारतीय जनता पार्टी की भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन केशव मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, और क्या और तमाम चीजें रही हैं जिससे पिछड़ा वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार मदद करेगा? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी को इलेक्शन से पहले आपने देखा, प्रदेश अध्यक्ष वो थे, सांसद वो थे, तो उनको कभी भी बीजेपी ने अंडर एस्टिमेट नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से योगी जी का जो चेहरा था, योगी जी का जो नाम था, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और मोदी के बाद अगर कोई चेहरा याद किया जाता है, चाहे इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हैदराबाद में हो, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक करे जी। नहीं, उनकी छवि पर कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक, ठाकुरों का बहुत बड़ा वोट बैंक भी उनके आसपास मंडरा रहा, वो बहुत कंसोलिडेट किया, इस बात में भी कोई शक नहीं है। शबनम पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ जी, बताइए क्या क्राइटेरिया होगा इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में? प्रदीप जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि माननीय योगी जी को केवल हम ठाकुरों के नेता देखकर नहीं कह सकते। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से माफियाओं पे उन्होंने लगाम लगाया है, वो सर्वमान्य नेता है, देश के बड़े नेता है। अमित शाह और मोदी के बाद उन्हीं का नंबर आता है, इस बात में कोई शक नहीं है। 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक बात, उन्होंने एक प्लस काम किया है पार्टी के लिए, जो ठाकुर वोट को भी कंसोलिडेट किया, मैं ये कह रहा जी। और क्योंकि देखा जाए, अगर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या SC/ST वर्ग हो या सवर्ण वर्ग हो, हर कोई इन माफियाओं से, इन भ्रष्टाचारियों से पीड़ित था उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, इससे जनता कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रही है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र के ये माफिया थे वहाँ की आप भ्रष्टाचार की बात करेंगी तो अनिल झा और विनय पटेल और विश्वास करेंगे कि वो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दे रहे हैं।
देखिए, बेसिक एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनके भाई ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कह के इस्तीफा दिया कि उन पर अगर गलत आरोप लग रहा है तो वो परिवार के हित में इस्तीफा दे रहे हैं। 2017 के बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या ईडी भेज रहा है उसके पास मोदी जी? क्या उसके यहाँ ईडी भेजेंगे? गलत आरोप मतलब 2017 के बाद करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद खरीदी है। अध्यक्ष जो है उनका उसके परिवार, क्या ईडी पहुंचेगी उनके यहाँ जांच करने के लिए? ज्यादा संख्या में नहीं जवाब दे पाएंगे आप। परिवार के आप भ्रष्टाचार की बात मत करिए, भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने देखा है कैमरे के ऊपर पैसा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को। आपसे बड़ा तो आप भ्रष्टाचार की बात ना करें तो अच्छा है। भ्रष्टाचार की बात कर करके सत्ता में तो आ गए आप और आपकी पार्टी, बट भ्रष्टाचार पे कुछ नकेल नहीं कस पाया। दुर्भाग्य इस देश का। काला धन की बात करती थी, काला धन की बात करते थे मोदी जी। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया काला धन? कितना काला धन आया? आज काला धन बढ़ गया विदेशों में भारतीयों का। तो भ्रष्टाचार की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बेहतर है। काठ की लकड़ी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता समझदार है, समझ चुका है। सत्ता में होते सपना पांडे जी, सूची विश्वास के पास चलते हैं भाई, बहुत देर से बैठे। सूची जी 2022 निकल गया, 24 की तैयारी करिए। ठीक है, आ रहा हूँ विनय जी आपके पास। सूची जी, आप कैसे लड़ेंगे 2021 का जो चुनाव है? 2021 में चुनाव होगा यूपी में, उसमें आपकी रूपरेखा क्या होगी? कैसे मात देंगी भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल मैं बताऊंगी और उठाऊंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पे बहुत बात हुई है। देखिए, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तो गंगा के समान है। जैसे ही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो फिर वो भगीरथ के जैसी स्थिति में आ जाते हैं कि सीबीआई सबको पकड़ेगी लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नहीं पता चलेगा। जैसे ही बुक्कल नवाब साहब उधर एमएलसी होते हैं तो फिर नहीं पता चलेगा कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। उन्हीं बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलेगा जो रह जाएंगी ऑपोजिशन में। तो भ्रष्टाचार की तो जननी है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी ने नोटबंदी के समय जिस बैंक में 700 करोड़ रुपया जमा किया वो बताएं, और जो जय शाह की चमत्कारिक तरक्की है हजारों गुना की, जो शौर्या डोभाल की तरक्की है, जो विवेक रूपानी के दामाद की तरक्की है, और इतनी आत्ममुक्त और इतनी अहंकारी सरकार जब भ्रष्टाचार पे प्रवचन देती है तो थोड़ा सोच में जीवन आ जाता है। आपका प्रश्न मैं लेती हूँ जी, अपनी रणनीति इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि अभी तो लीडरशिप क्राइसिस ही चल रही है। कोरोना पे पूछिए तो ये मोदी जी को बोलेंगी, राजनीति पे पूछिए रणनीति तो ये भाजपा पे बोलेंगी, क्योंकि इनकी राजनीति परिवार तक सीमित है, परिवार की चाटुकारिता तक सीमित है। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अपने परिवार के दामाद की चर्चा करिए, बेटा बेटी, उसके बाद बेटा बेटी के बच्चे, यहीं तक इनकी राजनीति और इनका सारा कार्यक्रम एक परिवार तक सीमित है। इसलिए इनसे देश की बात मत पूछिए। अगर पूछिएगा तो ये भाजपा का पे आरोप लगाना अपनी बात रख सकती है जी। देखिए, शबनम जी भी उसी परिवार की चाटुकारिता से यहाँ तक का सफर तय किया है, और जिनकी प्रतिनिधि अपने कामों से यहाँ तक का महिला आंदोलन से निकली लॉजिकल और जेन्युइन, रेडिकल और रैशनल बात करें, उन्हीं बातों को कहें जो वाजिब है और जो जेन्युइन है। नहीं तो आप अपनी रणनीति के बजाय, अपने दामाद के भ्रष्टाचार के बजाय किसी और के दामाद और उसमें कहाँ उदाहरण मैंने दिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप जय शाह का, शौर्या डोभाल का, विजय रूपानी का, अधिकारी का, श्री प्रकाश जायसवाल का, वाड्रा का चैलेंज करिए ना, अन्न के घोटाले पे बात करिए ना। आप कहाँ चली आती हैं? पहले उसको चैलेंज कर लीजिए, अमेठी और रायबरेली के साइकिल कर लीजिए, किसी और पे आइए। ये मूर्खतापूर्ण बातों का कोई औचित्य नहीं है। मैंने जितने तर्क दिए, अगर आपने किसी बात का आपके पास कोई उत्तर नहीं है।
पानी का काम। बीजेपी गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली फ्लॉप, और जितने मैंने उदाहरण दिए ये सारे कैरवा, फ्रंटलाइन, आउटलुक और ग्लोबल मीडिया ने कवर किए हैं। और ये सारे देश पे राज करने वाला दूसरे को फ्लॉप बोल रहा है, ये जनता भी सुन रही है। कभी भी काल्पनिक बातें नहीं करती, तर्क और तथ्य पर जो बात रखी है अगर उसका प्रत्युत्तर काल्पनिक क्या आप उस पर बताइए तो। किसानों की जमीन हड़पने वाले रॉबर्ट वाड्रा पे आप क्या कहना चाहती हैं? नेशनल हेराल्ड पे आप क्या कहना चाहती हैं? चाइना से 450 किसानों के हत्यारों पर आप क्या कहती हैं? कहाँ चले गए? सबनम जी, तो 450 किसानों ने शहादत की है, उस पर भी आप बताएंगे किसान आंदोलन के दौरान। सुची जी से एक सवाल आखिरी पूछे। सुची जी, आपने अपनी रणनीति नहीं बताई कि कैसे मुकाबला करेंगे जैन पार्टी का। जी देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि अब मैं उत्तर पे आती हूँ। देखिए, डिविसिव पॉलिटिक्स का दौर है, टॉक्सिसिटी और हेट्रेड का दौर है, फंड मैनेजमेंट का दौर है। तो जो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है जो 7 वर्षों में लोग देख रहे हैं, 45 वर्षों की ऐतिहासिक बेरोजगारी, काला धन जो लाए थे, जो 15 लाख खाते में आए थे, जो किसानों को सवाल ये कि आपने भी सबसे लंबे समय तक राज किया जी, तो आपने धन एकत्रित क्यों नहीं किया? बेसिक डिफरेंस, हमने राज नहीं किया, हमने 70 वर्षों जनता की सेवा की, केवल एक परिवार का खजाना भरा था। देखिए कितना उत्तेजित हो रही है शबनम जी, आप समझिए कितना मिर्च लगने वाली मैंने बात कही होगी। नहीं, आपने कोई मिर्च लगने, आप जवाब देने से कतरा रही है, क्या बोल रही हूँ? आप जवाब सुन ही नहीं रही है। तो 70 वर्षों में जिस ऐतिहासिक विरासत को हमने खड़ा किया, जो हमारे मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारी कोर वैल्यूज है, जो हमारे प्रिंसिपल है, और जो देश आज जूझ रहा है, जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो इतने सारे उपक्रम बिगने की कगार पर हैं, जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग अ राइट एंड मैनेजिंग अ पैंडेमिक। तो हमें कोई दंगों का निर्धारण नहीं करना, हमें कोई ध्रुवीकरण नहीं करना, हमें कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलानी। जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं, जो लोग बर्बाद है, हमें उसी दिशा में बढ़ना है आगे। ये बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, अनिल झा जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी विनय जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, मैंने आपसे 3 दिन पहले भी इस डिबेट पे हम लोग बैठे थे। मैं आज फिर कह रहा हूं कि 2022 भाजपा के हाथ से यूपी निकल गया है। ये सारे जितने भी एक्सरसाइज चल रहे हैं, ये 2024 मोदी जी के ब्रांड इमेज को। आपने भाजपा के बारे में बता दिया, अनिल जी अपने बारे में बता दीजिए, आपकी तैयारी क्या है? मैं बता रहा हूं, चुनाव में तो जीत मिल गई आपको, ठीक है जी। प्रदीप जी, हम लोग विपक्ष में हैं, एक विपक्ष की भूमिका 4-4.5 साल से निभा रहे हैं। जो सरकार में जिनको जनता ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी, वो जनता देख रही है उन्होंने कितना निभाया। और हमने जो 4 साल 5 साल 12-17 तक जो कार्यक्रम किए थे, हमने वो कार्यक्रम आज भी दिख रहा है। आज भी हमारे किए हुए काम, हमारे नेता द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल, बनाए हुए रोड पब्लिक के काम आ रहे हैं। जनता उस चीज को देख रही है, समझ रही है, और वो ताक में बैठी है कि कब वोटिंग मशीन हमारे सामने आए, हम कस के जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल बटन दबाए, अखिलेश जी को फिर से भागदौड़ सौंपे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी भी तैयारी कर ले, कोई भी चेंजिंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ठीक है, विनय पटेल जी। प्रदीप जी 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मैं पहले सबनम जी के एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। सबनम जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नहीं, आम जनमानस की सरकार चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया को एमएलसी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और सारे केसेस उससे से हटवा दिए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, उत्तर प्रदेश में इतने इनकाउंटर हुए 5 साल में। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने ठाकुरों का खुलासा कर दीजिए विनय पटेल जी। और दूसरी बात, इन्होंने बैकवर्डों की बात की, तो जो ये लोग मौर्य जी के कंधे पर बैकवर्डों के ऊपर गोली दागने का काम कर रहे हैं, सभी उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को पता चल गया है कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दिन मौर्य जी को पंडाल के बाहर, जहां पर दूल्हे का ड्राइवर बैठा, वहां पे बैठाया गया था। और तीसरी बात, ये जो अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं, इन्हें पता चल गया है कि टेट की वैकेंसी को लोगों ने हमने नौकरी नहीं दी, हमने बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, हमने 69,000 बैकवर्ड में जो घोटाला किया आरक्षण में, उन लोगों को नौकरी नहीं दी, हमने बीडीओ अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी, और हमने किसानों को नहीं खरीदा। सबनम पांडे जी, ये सारी चीजें पता चल गई। और रही आम आदमी पार्टी की बात,
तो आम आदमी पार्टी की बात मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली में जो काम हमने पिछले 8, 10, 15 सालों में किया है, उसी काम की बदौलत हम उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने जाएंगे और उत्तर प्रदेश से बड़े मेजोरिटी के साथ हमें लाएंगे। ठीक है, शबनम पांडे जी। प्रदीप जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी हो या सब छत्रक पार्टियां हो, कोई भी अपनी रणनीति बताने से गुरेज कर रहा है। केवल आरोप ही इनकी रणनीति है। शबनम जी, हमने दिल्ली में भी तय किया था, हमने अगर काम किया है तो जनता समझ लेगी कि हमने अगर काम नहीं किया तो जनता जानती है इनकी रणनीति यही रहती है कि अगर दिल्ली में हमने काम किया है तो अगर वैसा काम नहीं, हम आप लोगों की तरह ये टाल मटोल वाला काम नहीं कर रहे। आप पहले मुद्दे पे आइए, आप मुझे बताइए, आप ये बात मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर माफिया नहीं है? अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये काम करते हैं, बताइए कितने ठाकुर माफिया का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में? परिवार के नाम पे या एक इमारत होगा परिवार के नाम पे, यही विरासत नहीं है कांग्रेस की और यही इतिहास बनाने की कोशिश की है। समय समाप्त हो गया। केवल एक परिवार भारतीय जनता चौधरी जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक सवाल का जवाब ले लीजिए, पिछले 5 साल में कितने ठाकुर माफिया का एनकाउंटर हुआ है? बस भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति, माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया। संदीप जी, बीजेपी का एक ही रणनीति होगा, अमित शाह आएंगे कहेंगे अब की बार 400 पार, बस ये रणनीति है बीजेपी का। अमित शाह जी आएंगे कहेंगे अब की बार 400 पार। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, 2 सीटें थी, 77 पहुंच गए। आप देखिए ना, 273 आती है। अनिल जी माफ करिएगा, संदीप चौधरी जी। देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से यूपी का चुनाव रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे लोगों को ये देखना है वोट करते टाइम कि वो कोरोना की नाराजगी की वजह से किसको वोट करेंगे या वो योगी के जो काम रहे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कोरोना पीरियड में भी लोगों की योगी जी से नाराजगी नहीं है, केंद्र सरकार से नाराजगी हो सकती है। योगी जी के जो काम है, जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया गया, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आज जेल में कांप रहे हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सफाया किया गया। जो यूपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था, भाई बहनों की सुरक्षा का मुद्दा था, आप अपने पास के शहर में कस्बे में कहीं भी जाते थे आप सुरक्षित नहीं थे। आप बैंक से 10,000 रुपए निकाल, क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, क्राइम में नंबर 1 है महोदय, क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। लखनऊ महिला सुरक्षा में लखनऊ नंबर 1 है। अब क्या बात कर रहे हैं बैठ के टीवी पे? आप टीवी पे बैठ के या क्या भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठे यहाँ पे आप? अरे आप अगर आप विश्लेषक है तो आप निष्पक्ष बोलिए, आप विश्लेषक है तो निष्पक्ष बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है क्राइम पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है। पंडित जी आप मुझे ये बताइए, आप ये जानते हैं कि आपकी 2 शादी हुई है? आप यहाँ प्रवक्ता मत बनिए, आप अगर आप विश्लेषक हैं तो निष्पक्ष बात करिए, निष्पक्ष बात करिए, निष्पक्ष प्रवक्ता बन के मत आइए, दलाल बन के यहाँ पे, दलाल बन के टीवी पे मत आइए, दलाल बन के टीवी पे मत आइए। अगर आप विश्लेषक बन के आ रहे हैं निष्पक्ष आइए, दलाल मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी 2024 की डगर उनके लिए दलाली करो आगे बढ़ के, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी। अरे मैं तो पंडित हूँ, हाँ रहूंगा। कि सारे कील काटे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये मिर्ची लग गई ना, मिर्ची लग गई आपको, ये देखना काफी दिलचस्प। चलिए आगे मिलेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।